नमस्कार, यह है जी बिजनेस स्पेशल। मैं हूं स्वाति रायना। कांग्रेस को हराकर दक्षिण में जीत का द्वार खोलने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस मौके पर बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा, साथ ही जगदीश शेट्टार, मुरलीधर राव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वायदे भी किए गए। किसानों की बदहाली की वजह से आलोचनाओं का सामना कर रही पार्टी ने कर्ज माफी का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की तरह ही कर्नाटक में भी गौवध रोकने के लिए कानून सख्त किए जाने के वायदे भी कर दिए हैं। लेकिन इन सबके बीच में सवाल यही उठता है कि ये वादे कांग्रेस के वादों से कितने अलग हैं और इन वादों से क्या कर्नाटक की जनता को फैसला लेने में आसानी होगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे सबसे पहले परिचय करा दें। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ संघ विचारक अवनिजेश अवस्थी जी हैं। इस वक्त हमारे साथ सीपीआई नेता सुनीत चोपड़ा जी हैं। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विचारक शहजाद पूनावाला हैं। और जैसे जैसे इस पूरे चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वादों की बरसात, कर्नाटक का किंग कौन, इसी पर चर्चा। लेकिन उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट। पंद्रह मिनट का हमें भाषण मिल जाए पार्लियामेंट हाउस में, प्रधानमंत्री सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे। आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की आपकी सरकार की अचीवमेंट, सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दी। आपने गब्बर सिंह की पूरी टीम कर्नाटक के विधानसभा में डालने की कोशिश कर रहे हो। लक्ष्मी जब घर आती है तो कांग्रेस का हाथ पकड़कर नहीं आती, लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। बीजेपी ने जैसे ही घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस ने इसकी आलोचना शुरू कर दी। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में आखिर है क्या। बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनने पर सिंचाई परियोजना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही है। पार्टी ने कहा है कि वह राष्ट्रीयकृत व सहकारी बैंकों से लिए गए 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करेगी। वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया है। साथ ही किसानों के लिए इनकम कमीशन बनाने की बात भी कही है। बीपीएल श्रेणी की लड़कियों की शादी के समय 25,000 रुपए और 3 ग्राम सोना देने का वादा किया गया है। वहीं कांग्रेस ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की लड़कियों की शादी में 3 ग्राम सोने की थाली देने का वादा किया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि महिला अधिकारियों की अगुवाई में विशेष जांच टीम का गठन किया जाएगा, जिसमें 1000 महिला पुलिस को भर्ती किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने महिलाओं को लुभाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर पर लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। बीजेपी ने बीपीएल परिवार की सभी महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस ने 18 से 23 साल की उम्र के कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ्त में मोबाइल फोन देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि राज्य में डेयरी को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाएगा और इस योजना में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस ने वादा किया है कि हर साल 15 से 20 लाख रोजगार देगी। हालांकि वादों की इस बरसात में पक्ष और विपक्ष दोनों के तेवर तीखे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक इलेक्शन में चुनाव जीतेगी। कांग्रेस अपने विकास विरोधी, विभाजनकारी और भ्रष्ट नीतियों के कारण कर्नाटक का चुनाव हारेगी। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र 0+0 = 0 है। 2014 के मोदी फेस्टो और 2018 के येड्डी रेड्डी फेस्टो की कॉपी, 0 कॉपी, वो है कर्नाटक की भाजपा का मैनिफेस्टो। वो इसे बोलते हैं वचन पत्र, है ये जुमला फेस्टो। किसी ने कहा
ना वचन का वजन, न शब्दों पे यकीन, और एक हारी हुई भाजपा के से खिसक रही जमीन, यही सच्चाई है। हालांकि कर्नाटक के इस चुनाव में साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस जहां लिंगायत धर्म का कार्ड खेल रही है, वहीं बीजेपी लोक लुभावन योजनाओं के जरिए जनता को रिझाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन घोषणा पत्र की जुमलोबाजी से जनता क्या मानेगी? क्या इन्हीं मुद्दों पर जनता कर्नाटक में अपना वोट देगी? क्या नयापन है इन दोनों ही घोषणा पत्रों में? हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद है। परिचय तो मैंने करा ही दिया, इसलिए मैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय जी से इसकी शुरुआत करूंगी। दोनों घोषणा पत्र, दोनों ही पार्टियों की घोषणा पत्र के तमाम पॉइंट्स आपको पता है, लेकिन कुछ नयापन आपको देखने को मिला है क्या इस घोषणा पत्र में? बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, घोषणा पत्र बनते आ रहे हैं 1952 से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि घोषणा पत्र को बनाने वाले भी चुनाव के बाद दोबारा घोषणा पत्र शायद ही पढ़ते होंगे। अब आइए वोटर की बात। वोटर तो नहीं ही पढ़ता है। हाँ, आजकल मीडिया का प्रचार प्रसार ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो गया है, तो उनके कान में ये बात डालने की कोशिश की जाती है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। लबो लबाब ये है कि घोषणा पत्र को भारत का वोटर शायद ही कोई सीरियसली लेता हो। अब आइए, घोषणा पत्र में वायदों की बरसात हो रही है और वायदों के बाद दावों की भी बरसात हो रही है, लेकिन घोषणा पत्र में जिन बातों की घोषणा होती है उस पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। चुनाव अल्टीमेटली आके सिमट जाता है जाति और धर्म पे, और वो इस समाज की एक सच्चाई है। और कर्नाटका में भी इन्हीं मुद्दों पे बेसिकली लड़ाई लड़ा जाना है। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ थोड़ी देर में बीजेपी से प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि घोषणा पत्र कांग्रेस ने पहले अपना जारी कर दिया था, लेकिन घोषणा पत्र में जिस तरीके के वादे किए गए हैं तहसीन, मैं उसमें से चलिए एक पर आपसे चर्चा करूं। गरीब लड़कियों को 3 ग्राम सोने की थाली, यहां पर कंपटीशन ऐसा हो रहा है कि एक मंगलसूत्र दे रहा है और एक सोने की थाली दे रहा है। क्या उससे कर्नाटक की जनता का उत्थान होगा? आपने ये नहीं कहा कि उसके अंदर विद्याश्री जो स्कीम है कांग्रेस की, जो सारी जो भी बच्चे हायर एजुकेशन परस्यू करें उनको जो विद्याश्री स्कीम है उसके बारे में आपने नहीं कहा। आपने ये बात नहीं किया कि हर कन्याओं को 12वीं तक शिक्षा कंपलसरी और फ्री, एब्सोल्यूट फ्री कर दिया गया है। आपने ये बात भी नहीं कहा कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को पहली बार हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स के लिए 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा इंटरेस्ट फ्री, और ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा। तो आप एक ही चीज को पकड़ते हैं, उस पर आप डिबेट करना चाहते हो, लेकिन महिलाओं के लिए जो एब्सोल्यूट इस मैनिफेस्टो में जो महिलाओं के लिए एब्सोल्यूट जो वादे किए गए उनको आप नहीं पढ़ रहे हो। और अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिवली इन चीजों को देखा तो इससे महिलाओं का उद्धान ही होगा, महिलाओं की प्रोग्रेस ही करेगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, महिलाओं की वर्कफोर्स कर्नाटका में पिछले 5 साल में 25% है जहां पर सिद्धरामैया जी रहते हैं, और दिल्ली में जहां पर मोदी जी रहते हैं वहां पे 10% है। गुजरात जहां पे मोदी जी जहां से आते हैं वहां पे 8% है। तो कर्नाटका इज अ लीडर इन इंडिया महिलाओं की वर्कफोर्स में आगे बढ़ने में। किसानों की आमदनी दुगनी कैसे करेंगे? राहुल गांधी जी और कांग्रेस की पीठ थपथपाना चाहिए। किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे एमएसपी से, जो मोदी जी ने नहीं दिया वादा करने के बाद स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के बावजूद। और जो एग्रीकल्चरल कॉरिडोर बनाने की बात करी है, जिसको यूनियन गवर्नमेंट ने सिद्धरामैया जी का मॉडल अपनाकर अब कहा है सारे राज्यों को इसे इंप्लीमेंट करो, उससे और जो ई मंडी है जिसे वो इंप्लीमेंट कर रहे खरगे साहब के लड़के की जो ई मंडी की जो स्कीम थी, उससे आमदनी दुगनी होगी। और सुसाइड रेट जो पहले 2 साल में बहुत ज्यादा थी, अगर आप कर्नाटक का एवरेज देखें अन्य राज्यों आत्महत्या की दर अब भी ज्यादा है, घटा है बाकी राज्यों में। कर्नाटक में आत्महत्या की दर मतलब अगर आप ये तुलना करेंगे कि इस राज्य में आत्महत्या की दर ज्यादा है कर्नाटक के बनस्पत,
तो फिर ये तुलना तो बिल्कुल बेमानी तुलना करते हैं, दो बड़े राज्यों की तुलना करते हैं। ये तुलना तो बेमानी है, दो बड़े राज्यों की तुलना तो बेमानी है, और कर्नाटका, ये तुलना तो बेमानी है। मतलब कर्नाटक के 21% किसान आबादी के लिए पिछले 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अब आप कह रहे हैं किसानों की आमदनी दुगना करेंगे और आप फिर कंपीट भी करेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में कम है या महाराष्ट्र में ज्यादा है, कर्नाटक में तो चलिए कम से कम बिल्कुल करेंगे, ज्यादा नहीं है। ये तो बहुत शर्म की बात है तहसीन। मतलब किसानों की मौत पर अगर ये तुलना की जाएगी कि इस राज्य में ज्यादा है और हमारे राज्य में कम है, हमारे राज्य में कम है, तो फिर ये तुलना तो बेमानी हुई। रिकॉर्ड देखिए, नहीं बेईमानी नहीं, इसलिए मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि सिद्धरामैया जी ने मोदी जी से 10,000 करोड़ मांगे थे, उन्होंने वो इंप्लीमेंट नहीं किया, केवल 1800 करोड़ दिया, जबकि महाराष्ट्र को उन्होंने कुछ करीबन 12,000 करोड़ दिए। इसके बावजूद इरिगेशन के लिए जो सेंट्रल फंडिंग थी वो भी उन्होंने काटा है। तीसरी बात है जो फार्म लोन वेवर है, जो उत्तर प्रदेश में 1-1 रुपया दिया गया, 50 पैसे दिए गए। आप कर्नाटका का फार्म लोन वेवर देखिए। इसके बाद 24 घंटे में से 7 घंटे गारंटीड पावर सप्लाई, गुड क्वालिटी पावर सप्लाई जो फार्मर्स को अश्योरेंस दिया गया सिद्धरामैया सरकार ने, और ये 5 साल में अचीव किया। क्या फार्म लोन वेवर से ही सारी समस्याएं किसानों की दूर हो जाती है? ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है, बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे, मैं उनसे पूछूंगी। मतलब 1 लाख तक का कर्ज माफी उत्तर प्रदेश में भी ये चुनावी वादा किया गया कि ठीक है ये किया गया, लेकिन आखिरकार इस पे पैसा कहां से आएगा? अवनीश जी, ये तमाम वादे और दावे तो किए गए, लेकिन वाकई इसमें कर्नाटक की जनता का भला है? मुझे लगता है कि 2 पार्टियों के घोषणा पत्र पर आपने बातचीत की है। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, लेकिन अगर आज एक पार्टी ये वादा कर रही है कि हम 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त देंगे, तो उसको ये भी बताना चाहिए कि 5 साल में आपने क्यों नहीं दिया। आप 2 महीने के अंदर लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा दे सकते हैं, तो आपने 5 साल तक 12वीं तक की शिक्षा को मुफ्त क्यों नहीं किया लड़कियों को? आपने तब सोने की थाली क्यों नहीं दी? यह भी तो बताना चाहिए ना। और अब देंगे तो कैसे देंगे, क्यों देंगे? सिर्फ ये चुनावी वायदे हैं। मुझे लगता है कि एक पार्टी जिसकी सरकार थी, उसको ये बताना चाहिए कि हमने अब तक ये किया है, और जो आने वाली पार्टी है या जो दूसरी पार्टी है उसको लगता है कि ये उन्होंने नहीं किया और हमें ये करने की जरूरत है। देश को, समाज को एक रूप में, एक इकाई के रूप में देख करके अगर देखें तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता आज वो है। वर्गों में, वर्णों में विभाजित करके देखेंगे तो वो काम चलने वाला नहीं है। लेकिन एक बात मैं फिर से कहूंगा कि किसानों पर इस समय सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नौकरियों के लिहाज से भी कांग्रेस ने कहा है कि हर साल 15 से 20 लाख रोजगार देगी। मतलब ये तो अच्छी बात हो गई। अब तक क्यों नहीं दिए? सुनीत चोपड़ा जी, मतलब ऐसे जो घोषणा पत्र में जो वादे और दावे किए गए हैं, क्या फिर समर्थन करना चाहिए राहुल जी का? क्योंकि बीजेपी ने भी पूरे देश में सभी युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। राहुल जी अब कह रहे हैं कर्नाटक में हम हर साल 15 से 20 लाख रोजगार देंगे। सवाल यह है, मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ वादों पे वोटिंग की किसी का निर्णय नहीं हो रहा। अगर आप फिगर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वोट परसेंटेज कांग्रेस का कोई 3-4 महीने पहले केवल 37% था, बीजेपी का 35% था और जेडीएस का बीएसपी के साथ 19%। मई के जो रिजल्ट्स हैं, मेरा ख्याल है वो जरा उछाले हुए हैं। 46% कांग्रेस, 31% बीजेपी और 16% जेडीएस। तो मेरा ये कहना है कि लोगों ने इन सब की बातें सुन के तय कर लिया है कि ये लोग सब अजीब अजीब वादे कर रहे हैं, और जो असली इशू है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पानी के मामले में कमेटी बना दीजिए, ठीक है, बीजेपी ने बनाई नहीं। ठीक है, और जो कांग्रेस नौकरी का वादा कर रही है, उनको लग रहा है कि वादे जो भी हों, जो भूत हम जानते हैं वो बेहतर है उस भूत से जिसको हम जानते नहीं हैं।
और आप समझ लो, येडियुरप्पा के आने से इनको मालूम है, येडियुरप्पा जमीन के केस में फंसे हुए थे। ये जमीन किसानों से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? ये जमीन फरिश्तों से लेंगे। इसके साथ साथ रेड्डी ब्रदर्स ने जो बुरा हाल कर दिया है, ठीक है, अपनी लेकिन सुनील चोपड़ा जी, ये तो एक अजीब फॉर्मूला पार्टीज ने निकाल दिया है। ठीक है, अगर चुनावों में आगे बढ़ना है, लोक लुभावन पहले वादे अपने मैनिफेस्टो में कर दीजिए। अब घोषणा पत्र में चलिए किसानों के लिए बोला ऋण माफी कर दी। जफर इस्लाम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जफर जी, ये फॉर्मूला कब तक काम आएगा आपका? अब आप कह रहे हैं कि किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन क्या आप बताएंगे इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? देखिए, पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट को ही बजट से सपोर्ट में देना पड़ेगा, और इसके लिए जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है स्टेट का, उसको कम करके उसमें उसको बचत करके और इसमें इस काम के लिए खर्च किया जाएगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश में क्या किया गया, 2 चीजें की गई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम किया गया और रेवेन्यू को बढ़ाया गया। तो जो इनकम को बढ़ाया गया स्टेट को, और उस तरह से आप देखिए कि जिस तरह की एक्टिविटी शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, उसका बजट भी बड़ा होगा और ये जो इनकम जो है जनरेशन जो है जो वो रहेगा और हम इस चीज को पूरी कर पाएंगे। उसी तरह कर्नाटक में किसानों के उत्थान का यही तरीका क्या निकाला है पार्टी ने? यही फॉर्मूला अब हर एक पार्टी अपनाएगी कि अगर किसानों का उत्थान करना है तो चलो ऋण माफ कर दिया जाए, जबकि जो कृषि विशेषज्ञ है वो भी मानते हैं कि ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। नहीं, देखिए, किसानों के लिए जो तकलीफ है, हमारी पार्टी की फिलॉसफी है कि किसानों के जो भी हमारी पॉलिसी हो उसमें किसानों का उत्थान होना चाहिए, गरीबों का उत्थान होना चाहिए। इसलिए हम उस दिशा में बार बार काम करते रहते हैं। जहां तक किसानों का सवाल है, उसमें उनकी एक एक्सपेक्टेशन है, उनकी जरूरत है, उनकी मजबूरी है कि आज उनके लोन का एक नहीं तो ऋण माफी करके आपको लगता है किसानों की आय दुगना करने में सफल हो पाएगी पार्टी? अब पार्टी का तो ये भी लक्ष्य है ना कि किसानों की आय दुगना करनी है। अब आप हर इलेक्शन से पहले ये घोषणा कर देंगे, घोषणा पत्र में वादा कर देंगे कि ठीक है किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए। ऐसे ही किसानों, मतलब यही फॉर्मूला अपनाया ना पार्टी ने? नहीं, किसानों का कर्जा माफ करना हमारा फर्ज है, बिकॉज किसानों के अगर कर्जा पे तकलीफ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी तकलीफ को समझ के और जो बेहतर से बेहतर हो सके उस दिशा में काम करें। और इसीलिए हमारे घोषणा पत्र में इस चीज का ऐलान भी किया गया है। साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने की जो हमारी पेशकश जारी है और हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। वो तो कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में लिखा है, आमदनी दुगनी करेंगे। एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये एमएसपी जो इन्होंने अभी कहा, आपने खरीदारी केंद्र नहीं खोले थे, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि एमएसपी बढ़ा, आड़तियों को उनको बेचना पड़ा कीमत से कम। एक मिनट सुन लीजिए, सुनील चोपड़ा जी, एक मिनट सुन लीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, अरे सुन लीजिए एक मिनट के लिए, आप थोड़ा धैर्य तो रखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई एमएसपी बढ़ा देंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि एमएसपी जो है वो सिर्फ उस पे सरकार 25% ही उपाय करती है, बाकी 75%। जफर, मैं कुल मिलाकर एक बात कहूं ना, कांग्रेस का घोषणा पत्र और बीजेपी का घोषणा पत्र, यहाँ पर नीतियों की अकाली यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलती है और कुछ नजर नहीं आता है। वही पुराने रटे रटाए वादे, वही वादे और कुछ नया नहीं। और ये साफ लगता है कि चुनावों से पहले लोक लुभावन वादों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पर जनता के सामने परोस कर रख दी है। शहजाद, देखिए, मुझे लगता है कि आज जब एक विपक्षी पार्टी अपना मैनिफेस्टो का घोषणा करती है, मुझे एक लाइन कहना है, आप लाइन बाद में कहिए। 15 मिनट जो है राहुल गांधी के, उसमें से 1 मिनट आप ले लीजिएगा। मैं समझता हूं कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको मैनिफेस्टो के साथ साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट का भी एक प्रस्तुति करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं गिनाने जाऊं तो मैं आपको 3 गिना देता हूं। सिद्धरामैया सरकार ने कहा, महिलाओं के बारे में बात हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में महिला कॉलेज और हॉस्टल के साथ देंगे।
फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा टेररिज्म के केसेस के लिए, हीनियस क्राइम्स के केसेस के लिए, फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देंगे, फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। आप बोल रहे कि हर 3 डिस्ट्रिक्ट में देंगे, तो एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है वो भी देना चाहिए था सिद्धरामैया सरकार को। जहां तक सवाल है बीजेपी के और विपक्षी दल के मैनिफेस्टो प्रस्तुत करने का, तो मुझे लगता है वो तो अब सिर्फ यही कह सकते हैं कि देखिए हमारी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। अब महाराष्ट्र की मैं बात करता हूं। महाराष्ट्र में 10 सालों में कितने आत्महत्या हुए? पी साईनाथ की अगर आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो 2 लाख से 2.5 लाख आत्महत्याएं हुई है फार्मर्स की। वो लोग आज जब दूसरों पे सवाल उठाते हैं, और वहां पे कितने करोड़ों रुपए का गबन हुआ इरिगेशन स्कैम में, आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ों रुपए का गबन हुआ, कर्नाटक में भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के नाम पे सिर्फ 30% इरिगेशन प्रोजेक्ट अभी तक लागू हो पाए हैं, जबकि 100% खर्चा किया गया है पर 30% ही लागू हो पाया। तो मुझे लगता है कि लोग एक बहुत ही समझदारी से ये आकलन भी करेंगे कि नए वादे से ये नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि पुराने वादे कितने पूरे हुए, उसके ऊपर वो लोग वोट देने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि वहां पे कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। नहीं, लेकिन ये बहुत ही हैरत की बात है, हैरत की बात है। मैं आपके पास तहसीन मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन मुझे जवाब देने का मौका मिलेगा। तहसीन क्योंकि हाथ उठा रहे थे, सुनील चोपड़ा आपके पास मैं आ रही हूँ। मैं क्योंकि फोन लाइन कट गई है जफर इस्लाम जी की, मैं ये एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसमें लिखा है जानवरों के कल्याण के लिए 3000 करोड़ रुपए और नौकरी के लिए 250 करोड़ रुपए। मतलब जानवरों के कल्याण के लिए 3000 और जो इंसानों के कल्याण के लिए नहीं, उससे नहीं देखा जा सकता। फिर कैसे देखा जा सकता है? आपको समझना होगा पहले तो नौकरियां जो है, जब आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं हैदराबाद कर्नाटक रीजन में, या आपने बेंगलोर के डेवलपमेंट का रीइमेजिनिंग बेंगलोर का एक पूरा बेंगलुरु का सेक्शन बनाया है, और आपने अलग अलग तरीके से वहां पे नौकरियां पैदा करने का तो बहुत सारा हिस्सा है। परंतु आप जो एनिमल्स है, एनिमल्स के लिए हमारी कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, डायरेक्टिव बिल्कुल है, लेकिन और एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से भी इंसानों का कल्याण पहले पूरा हो चुका है। इंसानों का कल्याण पहले पूरा हो चुका है। एनिमल्स डॉट एनिमल्स, इनके साथ एनिमल हस्बेंड्री की जाती है, और ये एडिशनल इनकम फार्मर्स के लिए होता है। ये स्वरोजगार नौकरी के लिए 250 करोड़ रुपए काफी है क्या? नहीं, नौकरी के लिए 250 करोड़ रुपए काफी है क्या? ये तो सिर्फ एक हेड है। ये तो सिर्फ एक हेड है। बाकी सारी चीजें जो बनेंगी, बाकी सारी चीजें उनको मिलाकर के देखेंगे तो कई हजार करोड़ का बजट होगा वो। अब तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कोई स्पेशल हेड नहीं होगा इसके लिए, तो इसका मतलब कांग्रेस 1 रुपया खर्च नहीं करेगी क्या? ये आप उसको इस तरीके से डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते। आपको ये भी देखना होगा कि एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और बाकी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना दिया जा रहा है, जो हमारे स्टेट का डेट बढ़ चुका है उसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसको कंबाइंड टोटलिटी में देखा जाना चाहिए। सुनील चोपड़ा जैसे येदियुरप्पा ने पहले किया था अपने फायदे के लिए। अरे भाई, राहुल गांधी खुद बेल पे हैं, येदियुरप्पा के केस तो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस पे सब टिप्पणी कर रहे हैं, हरियाणा राजस्थान में का मौका नहीं है। सुनील चोपड़ा बोल रहे हैं उसमें, सुनील चोपड़ा जी उसमें आप बोलना चाहेंगे क्या कुछ? देखिए क्या हाल है हरियाणा और राजस्थान में जो जमीन का ग्रैब की गई है उसके बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगे क्या आप? हरियाणा में जमीन को तो छोड़ो, आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। वो जमीन, अरे भैया सुनील जी, अरे सुनील जी, अभी आप कह रहे हैं जानवरों के लिए क्या करना है, अभी आप कह रहे हैं जानवरों के लिए क्या करना है, और बाबाओं ने सारा कंट्रोल कर लिया हरियाणा। सुनील जी, और आज एक बाबा को आपने भेज दिया यूपी से। अरे भैया, मैं ये कह रहा हूं कि आप जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं, जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं आप, जमीन के घोटाले की बात कर रहे हैं। कुछ हरियाणा और राजस्थान में जो हुए उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? यहाँ तो मनुष्य का घोटाला हो रहा है। ठीक है सर, एक आराम से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। लोगों को कत्ल किया जा रहा है केरल में और कर्नाटक में कत्ल किया जा रहा है, केरल और कर्नाटक में कत्ल किया जा रहा है। और उसका आपको नाम बताऊं रुद्रेश का? आपको नाम बताऊं?
केरल और कर्नाटक में किस तरीके से कत्ल किए जा रहे हैं, राजनीतिक हिंसा हो रही है। देश का नाम मैं रोज सुनता हूँ, उसमें कोई नई बात किम जॉन युंग की फोटो लगा करके ठीक है PFI अवस्थी जी और सुनील चोपड़ा, अवस्थी जी और सुनील चोपड़ा, यही परेशानी है ना। हाँ बिल्कुल, यही परेशानी है कि कोई भी पार्टी अच्छी नीतियों पर कंपटीशन करती ही नहीं है। 15 ठीक है, कंपटीशन करना है, एक गो हत्या लेकर आता है, एक कोई और मुद्दा लेकर आता है, एक धार्मिक मुद्दा लेकर। अंबिकानंद जी, अच्छी नीतियों पर कंपटीशन किसी पार्टी का देखने को मिलता नहीं है, और ये हर एक चुनाव से पहले यही कुछ हालत है। हर एक चुनाव से पहले डिबेट में क्यों रखे हो? मैं क्यों डिबेट, हम लोग मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं, जो गब्बर सिंह और मैनिफेस्टो को हम सब जानते हैं, जितने स्टूडियो में बैठे हैं वो भी, कि कितना इंपॉर्टेंट है चुनाव में। मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को कि एक्चुअल रियल वोटिंग जब होती है उसमें मैनिफेस्टो का रोल 2% भी नहीं होता है, जिसको हम लोग बहुत सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं। और जो मैनिफेस्टो में नहीं है वो महत्वपूर्ण होता है। अब टाइमिंग देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से एक हफ्ते पहले मैनिफेस्टो लेके आती है, और चुनाव प्रचार कब से हो रहा है यहाँ? कांग्रेस पार्टी 15 दिन पहले लेके आती है। ये खुद सीरियसली नहीं लेते हैं, और इनको जिन मुद्दों को उभारना है वो उभारते हैं। मैं फिर कहूंगा, मुद्दे कौन है? जातीयता, धर्म, लिंगायत, जिन्ना, यही मुआवी मुद्दे बनेंगे। और इस बात पे पार्टियों को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। मैनिफेस्टो में तो लोग लुभावन बातें हैं। वो MP अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कमेटी में रहा है। बेंगलोर के तो गड्ढे अब तक भरे नहीं है। उसने कभी आवाज, बेंगलोर के तो गड्ढे अब तक भरे नहीं है। यहाँ पर विकास और वादे किए जा रहे हैं। वो 1 मिनट उन्होंने सुनील चोपड़ा को दे दिया। देखिए, मैं अब कुछ बातें रखना चाहता हूं, मैं तर्क के साथ बातें रखना चाहता हूं, जुमले छोड़ दीजिए। शहजाद जी ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए, और उसके साथ अवस्थी साहब, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए। मैं दो हिस्सों में बात करूंगा। सबसे पहले किसानों की बात करते, अगले सेगमेंट में जब मुझे मौका मिलेगा मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, लेकिन अब हम किसानों की बात करते। कांग्रेस ने क्या अचीव किया, कांग्रेस ने क्या डिलीवर किया और क्या नहीं मिला। कांग्रेस मात्र एक राज्य है सारे हिंदुस्तान में जो फार्मर्स को लोन 0% इंटरेस्ट पे देता है। 8,650 करोड़ के लोन वेवर उन्होंने किया है कोऑपरेटिव फार्मर्स के लिए, जिससे 22,50,000 फार्मर का कल्याण हुआ है। 8,000 करोड़ 60 घंटे अनइंटरप्टेड पावर देने का जो काम है वो किया है। इरिगेशन की बात की शहजाद जी ने, 50,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ था, 45,000 करोड़ स्पेंड हुए हैं, 35% इरिगेशन टारगेट अचीव हुआ है 45 के मुताबिक, और अगले 5 साल में 100% हो जाएगा। तीसरी चीज, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और ई प्रोग्राम, ये दोनों लॉन्च हुए। कर्नाटक एक मात्र राज्य है जो डायरेक्ट बेनिफिट बैंक के अंदर थ्रू ई ट्रांसफर देता है, और इस स्कीम को अब केंद्र सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉपी कर रही है। ई मंडे की भी स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट कर रही है, जो कर्नाटका के प्रियांक खरगे की स्कीम है। अब मैं माननीय शहजाद जी और अवस्थी जी से पूछता हूं, मैं अपनी बात इससे खत्म करता हूं कि माननीय सिद्धरमैया जी ने प्रधानमंत्री से कहा कि आप लोन वेवर दीजिए, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। कावेरी वाटर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बताए, अभी तक प्रधानमंत्री ने कह रही हूं ना, लोन वेवर का इकलौता ऑप्शन है किसानों के उत्थान का। प्रधानमंत्री ने उसको जवाब दिया। ये कांग्रेस भी अपने राज्यों में कर रही है और बीजेपी अपने राज्यों में कर रही है। मैं आखिरी और जब डिजास्टर रिलीफ डिजास्टर रिलीफ के लिए फंड मांगा था 1700 करोड़ दिया, जबकि महाराष्ट्र को 8,000 करोड़ दिया। अब आप अवस्थी जी और शहजाद जी से पूछ लीजिए कि सवाल मोदी जी से पूछे, सिद्धरमैया की रिपोर्ट का मैंने रख दिए। आपको इसलिए 2 मिनट एक्स्ट्रा दिया क्योंकि आप 2 मिनट ज्यादा भी बोलेंगे तब भी लोग आपसे कन्विंस नहीं होंगे। झूठ बार बार बोलने से कन्विंस होना जरूरी नहीं है लोगों का। आपने इतना काम किया किसानों के लिए, तो इतने भारी तादाद में किसानों ने आत्महत्या क्यों की? इसलिए की क्योंकि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जिसको लागू करने का काम केंद्र सरकार कर रही थी, उसका एक भी बेनिफिट आप दे नहीं रहे थे यहाँ के किसानों को, कर्नाटक के किसानों को, क्योंकि आपकी राजनीतिक विद्वेष थी उस स्कीम के खिलाफ। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि 35% इरिगेशन हो चुका है, आपने हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए, पर सिर्फ 35% आउटकम हो। आउटले से कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब आप बीच में बोल रहे हैं आउटले से क्या करना है। आउटले में तो आप कुछ भी डाल दीजिए, करोड़ों रुपए का खर्च, पर आउटकम क्या हुआ उसका, हम आपको आउटकम पूछ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि हेल्थ इंडेक्स पे नीति आयोग के आप देखिए रिकॉर्ड, वहां पे आप 3 रैंक कर्नाटका पहली बार गिर चुका है।
आप गार्बेज के लिहाज से देखिए, बैंगलोर के सभी लोग कहते हैं, जहां पे बीबीएमपी में आपकी ही कॉर्पोरेशन में लोग हैं, वहां पे लोग कहते हैं कि और गंदी हो गई है बैंगलोर। लेक में आग, पानी नहीं मिलता, आग मिलती है लेक में कर्नाटक बैंगलोर की। बीजेपी ने घोषणा पत्र में तो गौहत्या को रोकने के लिए कार्यक्रम भी चलाया है। अवस्थी जी, गौहत्या में कानून की बात, क्यों कानून की जरूरत पड़ी? क्या ये धार्मिक मुद्दा नहीं है? अमित शाह ने अगर विकास की बात होती है, अवस्थी जी से सवाल है, विकास के मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो धार्मिक मुद्दे क्यों बार बार आ जाते हैं? ये इसमें आपको लगता है कि भारतवर्ष में गाय के बारे में, और अभी तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अकबर ने उस पर गौहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोई हिंदुस्तान का किसी भी धर्म और संप्रदाय का मानने वाला हो, इसमें सिर्फ हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल गाय का एक अर्थशास्त्र है। यहाँ की जो भारतीय सोच है उसमें गाय के लिए क्या स्थान है, उस स्थान को सुरक्षित रखने के लिए यदि घोषणा पत्र में घोषणा की जाती है या बताया जाता है तो इसको आप धार्मिक मुद्दे से देखेंगे। एक बात, दूसरी बात, बड़ी सामान्य सी बात यह है कि आप एक बात बताइए कि जिस समाज की बात की जा रही है, जिस देश में, जिस समाज में ये चुनाव होने हैं, उस समाज की आकांक्षाओं को ध्यान रखने का दायित्व क्या राजनीतिक दलों पर नहीं है? क्या नहीं है क्या? कोई बात बिना घोषणा पत्र में कहे सिर्फ चुनाव के समय में, उसके अलावा अगर कोई मंदिर जाता हुआ चुनाव के अलावा दिखाई देता हो तो मुझे बता दें। मैं जवाब दे दूं। चुनाव के समय में मंदिर जाना वो और भी ज्यादा खतरनाक है, बजाय कि ये कहना कि हम गोहत्या के बारे में, उस पर रोक लगाने के बारे में कार्यक्रम चलाएंगे, लोगों में जन जागृति फैलेंगे। गाय का एक अर्थशास्त्र है, न सिर्फ दूध बल्कि गाय के सारी चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इस पर क्या जवाब देंगे तहसीन? मैं जवाब दे दूं संक्षेप में? प्लीज मैं जवाब दे सकता हूं मैडम? जी, मैं अवस्थी जी का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने गाय पे इतनी अच्छी बात की। मैं खुद गाय को मैं समझता हूं गाय हत्या बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो मेरी पिटीशन है वो यही कहती है गाय हत्या सारे हिंदुस्तान में बंद होनी चाहिए। इसका विपक्ष किसने किया? तुषार मेहता जो गुजरात से आते हैं, आपके एएसजी, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। दूसरी बात, अरुणाचल, मणिपुर, जहां पर आपकी सरकार है, बाजू में कर्नाटका के बाजू में गोवा में जहां आपकी सरकार है, आप कब गाय हत्या लागू करा रहे वो हमें कृपया बता दीजिए। 3 जगह पे आपकी सरकार है। आपके मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, जो जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं और भगवान उनको लंबी आयु दे, उन्होंने खुद कर्नाटका से मीट इंपोर्ट करा रहे क्योंकि गोवा में कम गिर रहा है। तो आप प्लीज बता दीजिए, आप गाय माता को अपनी माता मानकर गोवा, अरुणाचल, मणिपुर, जहां पर भी आपकी सरकार है, कब बैन लगा रहे हैं? आप बताइए। इंदिरा गांधी ने लगाया, आप कब लगाओगे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अब आप सुनने की शहजाद अपनी बात पूरी कीजिए। अंबिकानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय से जल्दी बात पूरी कीजिए, जल्दी। आपने कहा कि अरे प्लीज सुनिए, ऐसे आप बार बार बीच में बोलते हो। आपने कहा ये धार्मिक मुद्दा है। स्वाति जी, हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि गाय हत्या को रोकना है। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि गाय हत्या रुकनी चाहिए। क्या वो सांप्रदायिक है? अरे भाई, मैं कह रही हूं सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या? विकास के मुद्दे, डेवलपमेंट खत्म हो गए हैं क्या? उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है दोनों पार्टियों की तरफ से? टीपू सुल्तान जो इतने साल पहले रहे थे, उनको आज आप याद कर रहे हो और कह रहे टीपू जयंती मनाने के लिए इतने करोड़ देंगे। हम तो यही कह रहे हैं, पाकिस्तान एंडोर्स कर रहा है। उठा रही हैं? मैम प्लीज, क्यों पार्टियां ये बात उठा रही हैं? यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। तहसीन के बीच में नहीं बोल सकते क्योंकि वो फिर बोलेंगे इंटॉलरेंस है। हमारे बीच में भी थोड़ा मत बोलिए। हम आपको बोल रहे, पाकिस्तान कांग्रेस के एजेंडे को एंडोर्स करके कह रहा है टीपू जयंती मनानी चाहिए, तो वो सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है। जो संविधान में लिखा है, जिसको कांग्रेस पार्टी नहीं लागू किया और कांग्रेस का कई दिनों तक गाय और बछड़ा सिंबल हुआ करता था, वो सांप्रदायिक मुद्दा हो गया। अरे गाय हिंदू भी पालता है, मुसलमान भी पालता है। गाय का दूध हिंदू और मुसलमान दोनों पीता है। तहसीन नहीं पीते गाय का दूध। बिल्कुल सही है, लेकिन इसको चुनावी मुद्दे में लाना कितना जरूरी है? तो तहसीन दूध कहां से पिएंगे गाय का, अगर गाय ने बचेगी तो? क्यों जरूरी है दोनों पार्टियों का? दूध कहां से मिलेगा अगर गाय नहीं बचेगी? सुनील चोपड़ा दूध कहां से पिएंगे? मतलब गाय वोट नहीं देती तो इसलिए चुनावी घोषणा पत्र में नहीं आना चाहिए। गाय का वोट नहीं है, गाय वोट नहीं देती है। मतलब जो वोट देता, वोट बैंक के बारे में तो करें हम, वोट बैंक के बारे में करें। गाय चूंकि वोट नहीं देती इस मुद्दे को उसकी हत्या होती है तो गाय वोट नहीं देती, तो इसलिए उसकी हत्या हो तो होने दो। की ग्रैंड डॉटर हिटलर के खिलाफ लड़ती हुई मरी। ये कहां पहुंच गए? जर्मनी में, नॉर्थ कोरिया से जर्मनी। ठीक है, वोट नहीं दे। प्लीज मुद्दे से नहीं भटकेंगे। अंबिकानंद जी ने बोला। एक सवाल है, देखिए, ग्रैंड डॉटर का बुत
फ्रांस में भी है, इंग्लैंड में भी है। किसकी ग्रैंड डॉटर? अंबिकानंद जी। सारे पैनलिस्ट से सिर्फ मैं एक सवाल, वो हिटलर के खिलाफ लड़ी। अरे सर, टीपू सुल्तान की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसमें यही तो बात चल रही है। देखिए, जो मुद्दे पर बात करनी चाहिए उस मुद्दे पर बात होती ही नहीं है। यहाँ अरे प्लीज यही तो कह रहे हैं, सुनने दीजिए ना बात। पहला क्रांतिकारी तो आप सुन लीजिएगा ना, बाद में फोन लगा दीजिएगा उन्हें, सुन लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। देखिए, घोषणा पत्र पे बात हो रही है, मेरे जहन में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं सारे पैनलिस्ट के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि देखिए, गाय घोषणा पत्र में आता है, ये डिबेटेबल हो सकता है। किसानों की कर्ज माफी की बात होती है, ये भी समझ में आती है। अगर लैपटॉप बांटे जाते हैं तो भी समझ में आती है। ये घोषणा पत्र में मंगलसूत्र कहां से आ गया? ये किस तरह विकास से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे मन में सिर्फ एक सवाल है। इसी पॉइंट, ये जफर जी जुड़ गए हमारे साथ। जफर इस्लाम, इसका जवाब दीजिए। ये मंगलसूत्र कहां से आ गया? क्या महिलाओं को घूस देने का प्रयास हो रहा है या उनको इमोशनली चार्जअप करने का प्रयास किया जा रहा है? तमिलनाडु में वो क्या क्या देते हैं, ग्राइंडर मिक्सर देते हैं, टीवी देते हैं। जफर इस्लाम सुन पा रहे हैं ना हमें? जफर इस्लाम सुन पा रहे हैं हमें? जफर इस्लाम जी सुन पा रहे हैं हमें? चले जफर जी से थोड़ी देर में बात करते हैं फिर से। अंबिका जी ने जो सवाल पूछा मंगलसूत्र का, देखिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, परंतु एक चीज आपको नोट करनी होगी कि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन है कि कई बार बूढ़ा बाप अपनी बेटी की शादी कराने के पैसे इकट्ठा करता है और कई बार उसके पास पैसे नहीं होते कि वो मंगलसूत्र खरीद सके या उनकी व्यवस्था कर सके। अगर उस चीज में अगर सरकार एक सामाजिक वेलफेयर की दृष्टि से मदद करती है तो आपको तो खुशी मनानी चाहिए कि हमारी गरीब धर्म विशेष का हुआ ना, कैसे धर्म विशेष का हुआ? सामाजिक वेलफेयर है क्या ये? जबरदस्ती नहीं दिया जाएगा, सामाजिक वेलफेयर, जबरदस्ती नहीं दिया जाएगा किसी को। नहीं, जबरदस्ती नहीं दिया जाएगा किसी को। आप सोच रहे हैं कि जबरदस्ती पहनाया जाएगा, वो नहीं होगा। मंगलसूत्र देना क्या सामाजिक वेलफेयर है क्या? सुनील चोपड़ा जी क्या कह रहे हैं? हिटलर की बेटी के बारे में, पोती के बारे में ये जुगाड़ होता है। आप जैसे बैल पे जुगाड़ लगाया जाता है, वही होता है महिला को नीचे रखने के लिए। अरे सर, अब आप अलग आपके पॉलिट ब्यूरो में कितनी महिलाएं जरा बताइए। अलग ही सुर में प्लीज डिबेट से डिरेल नहीं होते हैं और बातें वही करते हैं जिसका मतलब हो। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में चर्च से ऐलान कराया जाता है किसके लिए वोट कीजिए, वो धार्मिक और सांप्रदायिक नहीं है। टिप्पणी नहीं, किसी पर कोई टिप्पणी। तहसील बात पूरी कीजिए। मैं कोई बात कर रख सकता हूं प्लीज? कहो यार, प्लीज मैं कोई बात रख सकता हूं? बोलो तहसीन, बोलिए। डिले ज्यादा है। जी देखिए, शहजाद जी ने कुछ अच्छी बात उठाई और अवस्थी जी ने। मैंने ये नहीं कहा कि गाय हत्या बंद नहीं होनी चाहिए, मैंने ये पूछा कि गोवा में बंद क्यों नहीं हो रहा है, तो इसको सांप्रदायिक कौन बना रहा है? टीपू सुल्तान की जयंती मनाना नहीं मनाना, सावरकर को आप वीर कहना नहीं कहना, बिल्कुल कहेंगे, घिर नहीं रहा। मैं सावरकर को वीर कहेंगे, आप उनके स्पेसिफिक मुझे जवाब दीजिए। पाकिस्तान चाइना इन चीजों को छोड़ दीजिए। जब बच्चों को स्मार्टफोन दिया जा रहा है 18 से 23 साल की उम्र में, क्या ये प्रगति की निशान नहीं है? जब 10 लाख प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग विमेन को मातृपूर्णा स्कीम के तहत मिड डे मील स्कीम दिया जा रहा है, क्या ये प्रोग्रेसिव नहीं है? जब वर्कफोर्स महिलाओं का 25% है गोवा और दिल्ली और गुजरात के मुकाबले 10 और 8%, क्या ये महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? जब युवा गारंटी योजना बनाई जा रही है, क्या ये प्रोग्रेसिव स्कीम नहीं है? तो ये इतना प्रोग्रेसिव स्कीम था तो लिंगायत को बांटने का काम क्यों किया? ठीक है, फ्री स्मार्टफोन दे दिया, ठीक है, फ्री स्मार्टफोन दे दिया ना, लेकिन क्या करें आजकल कॉल ड्रॉप हो जाती है, कनेक्शन लगता नहीं है। और जफर इस्लाम जी का भी कनेक्शन चलिए फिलहाल लग गया है। जफर जी सुन पा रहे हैं हमें? जी चलिए, फाइनली चलिए, फ्री स्मार्टफोन देने की बात चल रही थी, हमने यही बोला कि क्या करें, स्मार्टफोन तो दे दिया लेकिन कनेक्शन लगता नहीं। अब आपका कनेक्शन हमारा लग गया है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे। आपका घोषणा पत्र तो जारी हो गया है, इसमें मंगलसूत्र की जगह कहां से आ गई? देखिए स्वाति जी, मैं आपकी आधी बात सुन पाया, मेरे ख्याल से आप मंगलसूत्र के बारे में पूछ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, समाज के प्रति हर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
मंगलसूत्र को जिस तरह से आप और कुछ पैनलिस्ट जिस तरह से बुरे नजर से देख रहे हैं, उसे उनको समाज के बारे में सोचना चाहिए और समाज में इन सब चीजों का एक वेलफेयर स्कीम की तरह से अगर सरकार इसको इंट्रोड्यूस करती है तो इसका वेलकम करना चाहिए। इसको किसी बुरी नजर से आप देख रहे हैं या कांग्रेस के जो प्रवक्ता जिस तरह की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। और खासकर सीपीआईएम के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो मुद्दे से बार बार हट के उनका अपना ही मुद्दा चला रहे हैं यहाँ पर। अरे भाई ये आज के दिन विकास की बात हो रही है। ये मैनिफेस्टो जो है भारतीय जनता पार्टी का विकास का है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अगर आप देखें तो उन्होंने 5 साल में क्या किया उसका लेखा जोखा देना चाहिए था कि हमने ये किया। यहाँ हो सकता है कि ये चीज नहीं कर पाया। लेकिन हर पार्टी चुनाव से पहले मुझे लॉलीपॉप देना होता है ना। ये घोषणा पत्र में ये चुनावी लॉलीपॉप है सामने, मतलब बिजली फ्री, ऋण माफी कर दो, मतलब होड़ लग गई है कि हर किसी को क्या चीज मुफ्त दी जाए। लेकिन क्या वाकई ये इम्प्लीमेंट होता भी है? बेंगलोर में जफर जी सुन पा रहे हैं मुझे? 27 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जफर जी, और आप बात ऋण माफी आपने कर दी, कुछ काम हमने आपसे यही जाना कि पैसे कहां से आएंगे। उसके बाद आप मुफ्त में लैपटॉप बांटेंगे या मुफ्त में स्मार्टफोन बांटेंगे, लेकिन कब तक? अगले चुनाव तक? आवाज खत्म हो, फोन कर लिया। एक बार गांव में चले जाएं और ये देख लें। आप जेएनयू छोड़ते नहीं, आप गांव की बात कर रहे हैं। जफर जी से सवाल है, जफर जी से सवाल है। आप सवाल किसी से भी करें साहब। ये फ्री का लॉलीपॉप कब तक बांटेंगे? वो जो लिख के लाए वो तो बोलना दे। जफर जी फ्री का लॉलीपॉप कब तक बांटेंगे? जो वो लिख के लाए वो तो बोल के रही है। चलिए, जफर जी को आवाज नहीं जा रही है, वही मैं कह रही थी ना, कनेक्शन प्रॉब्लम यही है। कही कि मंगलसूत्र और गौहत्या को रोकना सांप्रदायिक है। ये गुजरात का कांग्रेस का मैनिफेस्टो, हम गौशाला बनाएंगे और मंगलसूत्र देंगे। कर्नाटक में सांप्रदायिक, गुजरात में ये सेक्युलर मंगलसूत्र होगा। शहजाद में यही, वो सेक्युलर मंगलसूत्र गुजरात में बांट रहे थे। शहजाद मुझे ये बताइए, आप राजनीतिक विचारक हैं, मतलब हम यही कहते हैं कि दोनों पार्टियां जिन नीतियों पर बुरा क्या है? लेकिन अभी तक तो एक ही पार्टी थी। मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं बुरा नहीं कह रही हूँ। सामने आते ही दोनों कैसे हो गई? जिन नीतियों पर, जिन मुद्दों पर दोनों पार्टियां आपस में लड़ती हैं, अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, क्या वो सही मुद्दे आपको लगते हैं? लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि विकास से कहां जुड़ा हुआ है? वही लोगों के विकास से जुड़े मुद्दे हैं। शहजाद, मैं देखिए, किसी भी मैनिफेस्टो में हम सिर्फ अपनी अर्बन एलिट क्लास का एक विजन लेके नहीं चल सकते। हो सकता है कि आप और मेरे जैसे तबके के लोगों के लिए ये मंगलसूत्र मायने ना रखता हो या जो बाकी की स्कीम्स है वो मायने ना रखती हो, पर जो गरीब इंसान है, जैसे यहाँ पे अन्नपूर्णा स्कीम का जिक्र है, इंदिरा कैंटीन इन लोगों ने शुरू की, जो अम्मा कैंटीन से चुराया उन्होंने। पर मैं तो मानता हूँ अम्मा कैंटीन बहुत अच्छी थी, इंदिरा कैंटीन बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि हम लोग उस क्लास के लोग नहीं है, तो हम लोगों को लगता है कि अरे ये क्यों दिया। पर हमको जब करोड़ों रुपए का टैक्स राइट ऑफ मिल जाता है तब हम उसको बोलते बहुत अच्छा है। किसानों को 1 लाख रुपए राइट ऑफ दे दिया तो हम लोग डिबेट करना शुरू कर देते। ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। मैनिफेस्टो आखिरी छोर पे खड़े हुए इंसान के लिए भी बनना रहता है, और अगर वो बनता है तो ये जेएनयू वालों को तो पहले इसका स्वागत करना चाहिए। ये कैसे नकार रहे, ये बोल रहे गलत है। ठीक है, जफर जी जुड़ गए हमारे साथ फिर से। जफर जी सुन पा रहे हैं हमें? बारे में क्या कहते हो? 35,000 की महिला बिकती है गुजरात। जी ठीक है, चलिए जफर जी, चलिए अब आप पूरे जोर शोर से कर्नाटक चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। घोषणा पत्र भी जारी कर लिया, लेकिन इंप्लीमेंट हो पाएंगे तमाम स्कीम्स? ऋण माफी कर दी, फ्री में लैपटॉप या स्मार्टफोन्स बांटेंगे, इंप्लीमेंटेशन होगा इसका? एब्सोल्युटली इम्प्लीमेंटेशन होगा। और देखिए, जो भी वादे किए हम लोगों ने वो पूरा किए हैं पहले भी, इसीलिए हमारे सरकार को बार बार विश्वास रहा लोगों का। और चलिए फिर से लाइन गई। मैं अब अम्बिका जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे की नुराखुशी तो चलती रहेगी। अब कर्नाटक चुनावों में आप कैसा ट्रेंड देख रहे हैं? दोनों के घोषणा पत्र जारी हो गए, एडी चोटी का जोर लगा दिया। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी है, बनाम राहुल गांधी अब हो गया है। पहले हम सोचे थे येदियुरप्पा वर्सेस सिद्धरामैया होगा, लेकिन तस्वीर कुछ अलग ही निकल कर आ रही है। आप इन कर्नाटक चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना, घोषणा पत्र महत्वहीन है, क्योंकि घोषणा पत्र में लोक लुभावन बातें सारी पार्टियां करती हैं, बीजेपी, कांग्रेस। अभी शहजाद भाई ने एक बड़ा अच्छा रिसर्च किया और कहा कांग्रेस ने भी मंगलसूत्र की बात की थी गुजरात में। चलिए, तो सारी पार्टियां एक। अब आइए असल मुद्दे पे, चुनाव किस पे होना है और आज क्या स्थिति है। जहां तक एक पत्रकार की हैसियत से मैं देख रहा हूं कि
जाति और धर्म में कर्नाटक का समाज भी वैसे ही बटा है, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार या गुजरात में। आज की डेट पे सामाजिक समीकरण कुछ कांग्रेस के हक में 20 नजर आता है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है ये लिंगायत कार्ड। लिंगायत एक सॉलिड वोट बेस भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था, उसमें कहीं दरार थोड़ी नजर आती है। अगर वो वोट बैंक बटा तो कांग्रेस का 20 का पोजीशन मेंटेन रहेगा। अगर इंटैक्ट रहा लिंगायत वोट तो कांटे की टक्कर होगी। मैं तो इस रूप में इसको देख रहा हूं, और घोषणा पत्रों से दूर जो समाज की वहां की सच्चाई है। ठीक है, तो कर्नाटक चुनाव से पहले चुनावी वादों की बरसात कर दी है कांग्रेस और बीजेपी ने, और बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में हम अपने इस शो के हैं, और सबसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं लूंगी। सबसे पहले मैं अंबिका जी आपसे ही लूंगी। मतलब अब दोनों ही पार्टीज के बीच में होड़ है कि किसके चुनावी वादे ज्यादा लुभावने हैं, कौन ज्यादा फ्री स्मार्टफोन दे रहा है, कौन ज्यादा लैपटॉप दे रहा है, या कौन ज्यादा किसानों की ऋण माफी कर रहा है। देखिए, चुनाव में एक हफ्ता देर है, स्लॉग ओवर शुरू हो गया है। अब चुनावी वायदों से दूर असल राजनीतिक मुद्दों पे चौके और छक्के लगेंगे। बीजेपी का एडवांटेज सिर्फ एक है कि उनके पास मोदी है, और मोदी जी अब अचानक एक्टिव हो गए हैं। शायद मोदी जी हमसे बेहतर वहां की ग्राउंड रियलिटी समझते हैं, इसीलिए 15 मीटिंग के बजाय अब शायद 21 मीटिंग उनकी होगी। और यह गौर करने की बात होगी कि कर्नाटका के वोटर को हिंदी में कहां तक लुभा पाते हैं। तो तुरुप का इक्का है बीजेपी का, अच्छी बात है, वो उसका इस्तेमाल करे। मैं वही कह रही हूँ कि तुरुप का इक्का है बीजेपी के पास, उसका इस्तेमाल करे, अच्छी बात है। और ऐसा हमने नॉर्थ ईस्ट में भी देखा था। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपने उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में, जाति के बारे में बात की। उत्तर प्रदेश में जाति को एक तरफ दरकिनार करके, जाति के आधार पर जाति के कारण उत्तर प्रदेश में नहीं जीती। अगर जाति महत्वपूर्ण होती तो शायद वहां पर बीजेपी ना जीतती। नंबर एक बात, जाति को तोड़ करके, और ठीक यही आपने कहा कि अगर कन्नड़ को लुभा सके तो आपको उडुपी की रैली का याद होना चाहिए, जहां पर साथ में भाषांतर वाला खड़ा था। उडुपी की सभा में लोगों ने कहा कि नहीं, हमें आपको धारा प्रवाह सुनना, हम हिंदी में समझते हैं, हिंदी में सुनते हैं। ठीक है। जिसने भाषा के, जाति के, वर्ण के, वर्ग के भेद को अस्वीकार करके समूचा समाज अगर विकास को सामने लाता है, तो मुझे लगता है इलेक्शन, चुनाव उसी पर लड़ा जाएगा और उसी पर जीता जाएगा। मतलब अगर जाति पर वोट नहीं मिलेंगे तो डेवलपमेंट की बात करेगी पार्टियां कभी? शहजाद नहीं, जो लोगों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीब हट गए पर गरीबी नहीं हटी। जिन लोगों ने 2005 में पत्र में लिखा कि हर घर बिजली पहुंच जाएगी, 2009 तक बिजली नहीं पहुंचा पाए। और जो लोग अभी किसानों की बात करते हैं, 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई, उसको कभी रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया 1.5% का 50% MSP जोड़ने का। तो जिन लोगों ने धोखा पत्र हमेशा जनता को दिया है, वो दूसरों के घोषणा पत्र पर अब बोल रहे हैं। अरे आपने किया होता तो 5 साल में आपको ये सब हथकंडे अपनाने नहीं पड़ते, लिंगायत वर्सेस हिंदू के। आप खुद ही कहते कि हमारा काम देखो, वोट दो, दूसरा घोषणा पत्र की जरूरत भी नहीं है। ये धोखा पत्र और एक देने की जरूरत ही तब पड़ी क्योंकि पुराना घोषणा पत्र पूरा नहीं किया। ठीक है, तहसीन धोखा पत्र कह रहे हैं शहजाद घोषणा पत्र को? उनके वो तो समझ गए, उन्हीं के कह रहे होंगे। वो कुछ बहुत अच्छी बात कह रहे, लेकिन शहजाद साहब ये भूल रहे, बहुत अच्छी बात कह रहे, लेकिन शहजाद साहब शायद ये भूल रहे कि मात्र कर्नाटक का ही एक सरकार है, सिद्धरामैया सरकार एक ही है, जिसने MSP के ऊपर 50% प्राइसेस दिया हुआ है। ये यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट पढ़ ले। और तूल दाल का परचेस और अन्य परचेस लाखों टन की क्वांटिटी में किया है। MSP पे 50% ऊपर रहते। स्वामीनाथन कमीशन की जो बात करें, सिर्फ कर्नाटका ने इंप्लीमेंट किया है। लेकिन मैं अहम बात कर दूं, आप इस चीज का फैसला तब हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी, भैंस का भैंस और गाय का गाय, जब आप 5 साल येदुरप्पा, ईश्वरप्पा वो सरकार और 5 साल सिद्धरामैया सरकार की तुलना करें। आप स्वाति जी डिबेट बुलाइए, शहजाद जी को बुलाइए, अवस्थी जी को बुलाइए, मुझे बुलाइए। 12 तारीख को क्या होने वाला है? दूध का दूध, पानी का पानी। चलिए ज्यादा दिन बाकी नहीं है दूध का दूध और पानी का पानी होने में। और चुनावी वादे और जो दावे किए गए दोनों पार्टी के घोषणा पत्र में, कर्नाटक की जनता किसको मानती और समझती है, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। हमें फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।